सोचो तुम्हारे पास एक क्रिकेट टीम है। टीम में सब प्लेयर्स मस्त टैलेंटेड हैं। किसी को बैटिंग अच्छी आती है, किसी को बॉलिंग और कोई फील्डिंग में बेस्ट है। लेकिन अगर कैप्टन ही ना हो या फिर कोई स्ट्रैटेजी ही ना हो तो क्या होगा? हर कोई अपनी मर्जी से खेलेगा और रिजल्ट विल बी टोटल chaos। यही काम मैनेजमेंट करता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो सबको एक डायरेक्शन देता है, चाहे वो स्कूल हो, बिजनेस हो या हॉस्पिटल। जब तक प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडरशिप नहीं होती, तब तक रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। So with this, we are going to start today's session on nature and significance of management। आज के इस सेशन में we are going to cover the 8 topics as you can see on the screen, जिसमें हम आज ये 8 topics cover करेंगे and we will try to understand what is basically the management and what is basically expected। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and this session is going to help to all those who are going to read about the management, whether as a bachelor course or a master course or for any competitive examination such as UGC NET or maybe CUET। So ये उन सभी लोगों के लिए है and it's going to help you। Okay, so let's start with the modern concept of management and the meaning of management। अब सोचो तुम्हारे कॉलेज में कोई एक फेस्ट है और फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है। तो फेस्ट का टारगेट है फन एक्टिविटीज, कंपटीशन और काफी स्मूथ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तुम्हारे पास वॉलेंटियर्स की टीम है, कुछ डेकोरेशंस हैंडल कर रहे हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस को हैंडल कर रहे हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूल स्टॉल मैनेज करने की। सो ये सारे काम अलग अलग हैं, लेकिन गोल इज सेम, दैट इज कि फेस्ट को सक्सेसफुल बनाना है। यहाँ पे मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर जगह जरूरी है, जहाँ लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का फेस्ट हो, ऑफिस प्रोजेक्ट हो या एक बिजनेस। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि सब एफर्ट्स एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए गाइड किए गए हों, एंड वहीं से ये डेफिनेशन आता है दैट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी आखिर है क्या। नाउ अब आप इमेजिन करो कि तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में एक केक बेकिंग कॉम्पिटिशन है और तुम्हें टारगेट मिला है कि तुम्हें 10 केक्स बनाने हैं और जज को टाइम पे सर्व करना है। नाउ यहाँ पे बात आती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने की। तो इफेक्टिवनेस मतलब अचीविंग द गोल। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग या गोल को अचीव करना। अगर तुमने 10 केक टाइम पे बनाए और जजेस तक पहुंचा दिए तो तुम इफेक्टिव हो, मतलब काम कंप्लीट हुआ और टारगेट अचीव हुआ। इसके एग्जाम्पल में इट कुड बी कि एक कंपनी का लेट्स से एनुअल प्रोडक्शन टारगेट है 5000 यूनिट और मैनेजर ने डबल शिफ्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के 5000 यूनिट प्रोड्यूस किए। टारगेट अचीव हो गया तो वो इफेक्टिव हो गया, पर कॉस्ट ज्यादा आ गई तो एफिशिएंसी कम हो गई। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम रिसोर्सेज। अगर तुमने 10 केक बनाए लेकिन कम इंग्रेडिएंट्स और कम टाइम में, तो तुम एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी का फोकस है इनपुट आउटपुट रेशियो, मतलब काम रिसोर्सेज यूज करो और ज्यादा बेनिफिट पाओ। अगर कंपनी ने प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम कर दी लेकिन 5000 यूनिट का टारगेट अचीव
नहीं हुआ, या टाइम पे सामान मार्केट में नहीं पहुंचा, तो उसका मतलब है कि कम रिसोर्सेज यूज किया, एफिशिएंट रहा, पर टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का एम है दोनों का बैलेंस, गोल अचीव करना इफेक्टिवनेस, और रिसोर्स वाइजली यूज करना एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव इज यूजलेस, क्योंकि गुड्स मार्केट में नहीं पहुंच रहे, और हाई इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी इज कॉस्टली, जैसे ज्यादा लेबर और इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके टारगेट अचीव करना। So that's the basic difference between the effectiveness versus efficiency. Let's talk about the characteristic or the features of management. Now the first one is the goal oriented process. Management हमेशा clear objective के लिए काम करता है. For example, अगर एक रेस्टोरेंट चेन का गोल है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और प्रॉफिट जनरेट करना, तो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर हो, स्टाफ पोलाइट हो, क्वालिटी मेंटेन हो। अगर रेस्टोरेंट का गोल प्रॉफिट ही नहीं होता और मैनेजमेंट सिर्फ खाना सर्व कर देते, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। तो हर एक्शन का फोकस एक डिफाइंड गोल पे होता है। द सेकेंड वन इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह है, हर फील्ड और हर लेवल में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर्स को गाइड करना, पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट देना, फार्मेसी का स्टॉक मेंटेन करना। मैनेजमेंट सिर्फ बोर्ड रूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हर डे टू डे एक्टिविटी में जरूरी होता है। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हर ऑर्गेनाइजेशन और हर लेवल पे होता है, चाहे छोटा स्टार्टअप हो या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो। थर्ड इज द मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। एक तीन मेन डायमेंशन होते हैं मैनेजमेंट में, विच इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को प्लान और एग्जीक्यूट करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, टीम को मोटिवेट और गाइड करना। एंड ऑपरेशंस, विच इज डेली एक्टिविटीज को स्मूथली चलाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई आईटी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, तो उसमें वर्क जो होगा वो होगा मे बी कोड डेवलप करना, टेस्टिंग करना, डिलीवरी करना। एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे होगा? जैसे डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनको पर्टिकुलर टास्क उनका असाइन करना और मोटिवेट करना कि वो टास्क वो टाइमली कंप्लीट कर पाए। उसके बाद ऑपरेशंस, जैसे saving of delays, and then software update, क्लाइंट को कम्युनिकेट करना टाइमली। तो मैनेजमेंट एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करता, इसके कई अलग अलग एंगल्स होते हैं जिनको कवर करना होता है। देन वी हैव अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस कभी रुकता नहीं, ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और मॉनिटरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कोई सा भी ले सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लेट्स टेक अमेजोन। तो अमेजोन ऑर्डर्स पैक करा, डिलीवरी करा, फीडबैक किया, रिटर्न किया और नेक्स्ट डे का प्लान किया। तो मैनेजमेंट यहाँ कंटिन्यूअसली काम करता है, जैसे डिमांड फोरकास्टिंग, फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड देन कस्टमर सपोर्ट। तो ये एक टाइम का काम नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। Then we have a group activity. Management तभी possible है जब team work और coordination हो. For example, the best example could be a shooting of a film or making of a movie. तो उसमें directors, actors, cinematographers, makeup, then there are designers, और भी कई चीजें होती हैं, ये सारी साथ में कोऑर्डिनेट होती हैं जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ वन मूवी। तो अगर सिर्फ एक्टर अपना काम करे और बाकी डिसऑर्गेनाइज हो, तो फिल्म शूटिंग फेल भी हो सकती है। तो मैनेजमेंट का असली पावर तब दिखता है जब टीम का काम हार्मनी में एग्जीक्यूट होता है। Then the sixth one is the dynamic function. तो मैनेजमेंट इन्वायरमेंट और सिचुएशन के साथ एडजस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एयरलाइन इंडस्ट्री है, तो अगर मान लीजिए आपकी फ्लाइट डिले हो गई,
वेदर इश्यूज की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, तो देयर इज सडन सर्ज इन द पैसेंजर्स। तो मैनेजर्स अडॉप्ट करते हैं कि रीशेड्यूलिंग करनी है फ्लाइट्स की, कोई स्टाफ एलोकेट करना है कम्युनिकेशन के लिए, या पैसेंजर को किस तरह से इन्फॉर्म करना है। तो मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस और स्ट्रैटेजी चेंज होता है। Then the last one is intangible force. Intangible basically means the thing which we cannot see or touch. तो मैनेजमेंट एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट और टीम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर अच्छा मैनेजमेंट कल्चर क्रिएट करते हैं तो आपको ज़्यादा कोलैबोरेशन और ट्रस्ट डेवलप होता है, और ये फोर्स डायरेक्टली जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट एम्प्लॉयज कैन फील द मोटिवेशन बिकॉज दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, और प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। और मैनेजमेंट एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट डालता है, जो कि ऐसे दिखता नहीं पर रिजल्ट के थ्रू फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बैंक में या फिर किसी हॉस्पिटल या होटल में जाते हैं, अगर उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तो इट विल बी वेरी हाइजीनिक, वेरी क्लीन, with a very slight music in the hotels or the restaurant। और अगर हॉस्पिटल है तो वो भी काफी क्लीन होगा, और वहाँ के जो नर्सेज या फिर जो ग्राउंड स्टाफ होंगे, दे विल बी टॉकिंग टू यू वेरी पोलाइटली। तो ये जो चीज होती है ये एक फील करने वाली चीज होती है, एंड ये शो करती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, with the objective of management। अब मैनेजमेंट का काम है सारे रिसोर्सेज, चाहे वो पीपल, मनी और मटेरियल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करके गोल अचीव करना। और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है और उसको कौन से रिजल्ट चाहिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 मेन कैटेगरीज में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट का काम है कि ये गोल्स सब स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में अचीव हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, एम्प्लॉयज हों, कस्टमर्स हों या फिर गवर्नमेंट हो। इनके जो सब पार्ट्स हैं, जैसे सर्वाइवल है, तो एक न्यू कैफे अगर शुरू हुआ तो सबसे पहले गोल है कि कैफे सर्वाइव करे, उसके डेली एक्सपेंसेस कवर हों, उसके सप्लायर को पे किया जा सके। तो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि रेवेन्यू ऐसे आए कि कॉस्ट कवर हो जाए और बिजनेस चलती रहे। देन द सेकेंड इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मुनाफा। तो सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। अगर कैफे ने डेली रेवेन्यू अर्न किया लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। इसलिए प्रॉफिट से बिजनेस रिस्क कवर करता है और नए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए फंड जनरेट होती है। देन द थर्ड वन इज ग्रोथ, विच इज काइंड ऑफ एक्सपेंशन। तो बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल होता है कि ग्रो करना। अगर वही कैफे का अगर मान लीजिए उसको ग्रो करना है तो उसको क्या चाहिए, इट शुड ओपन द न्यू ब्रांचेस, मेन्यू एक्सपेंड करेगा अपना, पहले लिमिटेड मेन्यू से शुरू करेगा बट फिर वो एक्सपेंड करेगा, या एम्प्लॉयज की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाएगा। तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज और मार्केट शेयर भी इंक्रीज करना होता है। Now the next is the social objective. Social objective, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखती, सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सेम एग्जांपल लें कि जैसे कैफे जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल यूज करे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर जो उनके लोकल एरियाज में अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं तो उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करे, या मान लो स्कूल्स में कोई मील रिलेटेड कोलैबोरेशन करके उनके मील्स को स्पॉन्सर्स करे। तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए भी वो काम कर सकता है।
नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब यूजिंग द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. देन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो लोकल कम्युनिटी है उनको काम देना, या फिर कम्युनिटी सर्विस करना. देन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे पोल्यूशन कम करना, कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स को फॉलो करना, जैसे पैकेजिंग मटेरियल वगैरह में चेंज करना. तो इस तरह के जो मतलब प्रैक्टिसेस हैं वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकोनॉमिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करती है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या आप उसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन करना जरूरी होता है, और मैनेजमेंट का यही काम होता है कि किसी के पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ कैसे अलाइन करे. तो जैसे फाइनेंशियल नीड्स है तो कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स मिले एम्प्लॉय को. सोशल नीड जैसे रिकॉग्निशन या फिर टीम अप्रिसिएशन हो, किसी को बुला के अप्रिशिएट करना, उसको मेडल्स देने कि दैट यू हैव वर्कड रियली वेल, बोनस देना. तो ये सम सोशल नीड्स है. देन हायर लेवल नीड लाइक योर skill development, promotions, personal growth. So these are some of the uh, personal goals that needs to be aligned with the organizational goal as well. Now from here comes the importance of management. So मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना है. सो द फर्स्ट वन इज द मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द group goals. So let's say there is a लेट्स से देयर इज अ कोई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, उसमें मेन वॉलंटियर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ बुक्स कैटलॉग कर रहे हैं, कुछ रीडिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. तो मैनेजर का काम है सबको एक कॉमन डायरेक्शन देना, ताकि सब एफर्ट्स एक ही गोल, जो कि लाइब्रेरी यूजर्स को बेस्ट सर्विस देना, उसकी तरफ फोकस कर पाए. तो मैनेजमेंट सिर्फ रूल्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि ग्रुप एफर्ट्स और गोल ओरिएंटेड बना के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी होता है. The second is the management increases efficiency. So मैनेजर का काम है रिसोर्स, जो कि टाइम, एनर्जी, मैन पावर, मटेरियल, जो 5M before the slide you may have saw. So that is basically the resources जिसको यूज करके और जिनका बेस्ट यूज करके और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है. तो अगर स्टार्टअप में अगर कोई मैनेजर टीम को प्लान और ऑर्गेनाइज करके काम असाइन करेगा, तो कम टाइम में और कम कॉस्ट में ज्यादा उनको आउटपुट मिलेगा. तो एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव करना. प्रॉपर मैनेजमेंट से वेस्टेज कम होता है और ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली चलती है. Then the third is the management creates a dynamic organization. So organization को constantly change और update करना पड़ता है, जैसे market trend, technology, policies in सभी aspects में. तो for example जैसे अगर टेक्नोलॉजिकल कोई स्टार्टअप है, उसमें नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं कि AI का इंटीग्रेशन करना है, तो टीम इनिशियली उसको शायद ना समझ पाए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. तो मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयज को टू चेंज, टू अडॉप्ट, उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूथ बनाएंगे कि पहले आप वो यूज करते थे, नाउ यू हैव टू यूज द अपग्रेडेड वर्जन लाइकवाइज. तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल और कॉम्पिटिटिव बनाता है. Then the fourth one is management helps in achieving personal objective. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है ऑब्जेक्टिव पार्ट में. So it's more or less the same कि एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन को मैनेज करना बेसिकली मैनेजमेंट का काम होता है.
एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है कि इट्स अ अल्टीमेट इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ता है, जैसे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ करना, या कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाना जिसकी वजह से सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज दोनों से अलाइंड हो। Okay, now the next one is the nature of management. Now this is very important because sometimes it is asked ki what is the management, is it a art or science? So as you can see कि मैनेजमेंट अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब सिविलाइजेशन का टाइम शुरू हुआ था तब भी लोगों ने टास्क को डिवाइड किया था, रिसोर्स को मैनेज किया था और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करा था और कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत थी। तभी हम जब हिस्ट्री में बात करते हैं तो वहीं पे हमें पता चल जाता है जो ऑर्गेनाइज सोसाइटीज थी और अनऑर्गेनाइज सोसाइटीज थी उनमें मैनेजमेंट का ही डिफरेंस था। जहाँ पे अच्छे से मैनेज किया गया था दोज वर काउंटेड इन द ऑर्गेनाइज सोसाइटीज, और जहाँ मैनेजमेंट नहीं अच्छा था वो अनऑर्गेनाइज्ड में काउंट होती हैं। This was about the just a brief about it. Now starting with the management as an art. So art मतलब अपनी मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजर्स अपनी स्किल डेवलप करते हैं, जैसे मार्केटिंग में, फिनेंस में या एचआर में। आप में से कई लोग जिन्होंने अगर एमबीए किया होगा या आगे एमबीए करने वाले होंगे तो उनकी एक चॉइस होगी कि आई विल डू इन मार्केटिंग, आई विल डू इन फाइनेंस लाइकवाइज। तो किसी एक स्किल को डेवलप करना और उसके प्रिंसिपल्स और उसके फ्रेमवर्क पढ़ना। जैसे जो मार्केटिंग पढ़ेगा वो एचआर नहीं पढ़ेगा, या फिर जो एचआर पढ़ेगा वो फाइनेंस नहीं पढ़ेगा। तो हर किसी का अपना एक स्किल होगा। सेम इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर वही बात आती है कि जैसे हर मैनेजर डिफरेंटली अप्लाई करता है। अगर दो कैफे के मैनेजर सेम सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी यूज करते हैं लेकिन एक क्रिएटिव वीडियोस बनाता है और दूसरा सिर्फ स्टोरीज और पॉल्स से इंगेज करता है लोगों को। Now, apart from that, it is based on the practice and creativity. Managers creatively और practically knowledge apply करता है। अगर सडन स्टाफ शॉर्टेज हो गया, मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी से शिफ्ट रीअरेंज करता है और ऑपरेशंस को कंटिन्यूअस स्मूथ चलाने की कोशिश करता है। देन मैनेजमेंट एज अ साइंस, सो इट्स मोर ऑफ अ सिस्टमैटिक नॉलेज। मैनेजमेंट थ्योरीज और प्रिंसिपल्स सिस्टमैटिकली डेवलप हुए हैं। जैसे आगे के टॉपिक्स में आप पढ़ोगे टेलर्स और फ्योल के फ्रेमवर्क्स। सो कैफे का अगर मैनेजर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करता है ताकि वेस्टेज मिनिमम हो। देन प्रिंसिपल थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, तो मैनेजर ट्रायल एंड एरर और मतलब ऑब्जर्वेशन से बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करता है। अब जैसे डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करा कई बार यूज करके, देन उसने डिसाइड किया कि डिस्काउंट या लॉयल्टी प्रोग्राम्स कौन से ज्यादा इफेक्टिव है, एंड देन डिसीजन लिया। देन यूनिवर्सल वैलिडिटी, सो प्रिंसिपल्स ग्लोबल अप्लाई होते हैं लेकिन ह्यूमन बिहेवियर और कंटेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे एम्प्लॉय मोटिवेशन टेक्निक इंडिया में अलग काम कर सकती है, यूएस में अलग काम कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो प्रोफेशन की जैसे कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में भी होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज विच इज लाइक जो कोर्सेज होते हैं जैसे एमबीए या मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। फिर एथिकल कोड, एथिकल डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर फोकस, देन सर्विस मोटिवेशन विच इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड सर्विस। तो लेकिन मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री या मैंडेटरी लाइसेंस नहीं है।
जस्ट लाइक मेडिकल सर्विसेज, या मान लीजिए अगर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी में हैं तो उस तरह का उनके पास कोई रेगुलेशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। कैफे का मैनेजर डिग्री के बिना भी काम कर सकता है, लेकिन ट्रेन्ड मैनेजर्स बेटर डिसीजन और ग्रोथ लाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन जैसा है, लेकिन फ्लेक्सिबल और ग्लोबल एक्सेसिबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब किसी काम को करने के लिए, लेट्स से हमने जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि हमें फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, तो अब कौन क्या काम करेगा ये हायरार्कियल बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 पार्ट्स में बेसिकली द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट शुरू करते हैं टॉप मैनेजमेंट से या टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे आपके सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट या टॉप डायरेक्टर्स। तो जैसे अगर मान लीजिए जैसे आपका अगर कोई स्टार्टअप है तो उसमें जो सीईओ होगा वो डिसाइड करेगा कि ओवरऑल विजन क्या होगा, टारगेट टेन्योर क्या होगा, एक्सपेंशन प्लान क्या होगा, और मैनेज करता है फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती है बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल और स्ट्रेटेजीज सेट करना, डिपार्टमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट को सोसाइटी के लिए मॉनिटर भी करना। तो टॉप मैनेजमेंट का रोल थोड़ा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल है, और ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव और ग्रो करे। नाउ फ्रॉम देयर कम्स द मिडिल मैनेजमेंट। ये टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच का लिंक है। जैसे रेस्टोरेंट में ऑपरेशंस मैनेजर या हेड शेफ मिडिल मैनेजमेंट है। तो टॉप मैनेजमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना इनका काम होता है। डिपार्टमेंट के पर्सनल मैनेज और असाइनिंग टास्क होता है। टीम को मोटिवेट और गाइड करना, अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करना। तो मिडिल मैनेजर्स प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फर्स्ट लाइन मैनेजर और टीम इफेक्टिवली काम करें। Now the third is the supervisory और operational management. ये lowest level managers हैं, जैसे foremen, supervisors और team leads। तो अगर मान लीजिए आप का अगेन फिर मैं वही एग्जांपल कोट करूंगी, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम्स होते हैं, जैसे एक किचन का हो गया, फिर एडमिन का हो गया, फिर आपका एक पर्सन रिसेप्शन पे हो गया हु इज मैनेजिंग द पीपल। तो इन सभी के जो मान लीजिए अगर एक पकड़ लेते हैं कि एक किचन सुपरवाइजर है, तो वो डायरेक्टली शेफ और वेटर्स को गाइड करता है कि क्या बनाना है, या फिर वेटर्स के इंस्ट्रक्शंस किस तरह से आ रहे हैं या पहुंच रहे हैं शेफ तक। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्कफोर्स को डेली टास्क और इंस्ट्रक्शंस देना, क्वालिटी मेंटेन करना और वेस्टेज कम करना, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और डिसिप्लिन इंश्योर करना। तो सुपरवाइजर का रोल क्रिटिकल है, क्योंकि यही लोग एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और प्रोडक्टिविटी और आउटपुट क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब सोचो कि तुम एक इको फ्रेंडली कैंडल स्टार्टअप चलाते हो। तो तुम्हारे पास टीम है, रिसोर्सेज और टास्क है, और तुम्हें इंश्योर करना है कि कैंडल्स एफिशिएंटली प्रोड्यूस और सेल हो। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस यही इंश्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथली और इफेक्टिवली चले। सो फर्स्ट इज द प्लानिंग। प्लानिंग सोच समझ कर डिसाइड करना कि क्या काम करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड करना है कि कितनी कैंडल्स प्रोड्यूस करनी है, कौन से कलर और क्या वैरायटीज, और कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल्स लेना है। तो प्लानिंग प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है, लेकिन प्रेडिक्ट और प्रिपेयर करने का तरीका देता है। देन अगर सप्लायर मान लो डिले कर दे, तो तुम्हारे पास बैकअप सप्लायर प्लान होना भी जरूरी है। तो प्लानिंग इंश्योर करता है कि गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखता है बेसिकली, और रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज करता है।
फिर वहां से दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। कौन क्या करेगा, टास्क कैसे ग्रुप होंगे और रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कैंडल स्टार्टअप का, तो प्रोडक्शन टीम कैंडल मैन्युफैक्चर कौन करेगा, पैकेजिंग टीम उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग कौन करेगा, मार्केटिंग टीम सोशल मीडिया और सेल्स को कौन देखेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट होते हैं और ऑपरेशंस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होते हैं। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन और वेस्ट कम होता है। फिर आता है स्टाफिंग, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कैंडल डिजाइनर है तो क्रिएटिविटी और स्किल्ड होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो उसको कस्टमर्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। देन अकाउंटेंट है तो उसका फाइनेंस और इन्वेंट्री चीजें, ऐसी चीजें वो ट्रैक करेगा। तो ये एचआर फंक्शन भी है, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड और मोटिवेटेड लोग हमेशा अवेलेबल हों। फिर आता है डायरेक्टिंग, विच मीन्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। तुम्हारे स्टार्टअप में लेट्स से तुम एम्प्लॉय को इंस्पायर करते हो कि क्वालिटी और स्पीड मेंटेन करें, प्रेज और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उनको गाइड करना कि गोल अचीव कैसे करना है। तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन, दैट इज इक्वल टू द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इंश्योर्स एम्प्लॉय अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। Then at last we have controlling. Controlling means monitor performance or ensure standards meet हो। तो स्टैंडर्ड्स सेट करना, जैसे हमारा डेली टारगेट है 50 कैंडल्स बनाना, फिर मेजरिंग द परफॉर्मेंस की डेली प्रोडक्शन चेक करना कि किसने कितनी बनाई, देन कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड्स कि अगर इतने नहीं बने तो डेविएशन का कहाँ पे है और क्यों हो रहा है और उसको फिर नोटिस में लाना। फिर करेक्टिव एक्शंस, ओवर टाइम शिफ्ट की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर लास्ट टाइम या लास्ट मोमेंट मैनेजमेंट के लिए तो या प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उस तरह से करेक्टिव एक्शंस लेना। तो अगर कैंडल का वैक्स मेल्टिंग प्रोसेस स्लो हो रहा है या फिर प्रोसेस ट्वीक करेंगे और स्टाफ को गाइड करेंगे, सो दीज आर द थिंग्स which can be incorporated, and then controlling ensures that the quality, productivity or organizational goal achieved ho. Okay, now with this we came to the last part कि हर डिपार्टमेंट का अपना काम है और अपने टारगेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इंश्योर करें कि सब डिपार्टमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव हो। इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली है सब डिपार्टमेंट्स और लोगों के एफर्ट्स को सिंक करना, एक कॉमन गोल के लिए हार्मोनाइज करना। ये मैनेजमेंट का कोर एसेंस है। जैसे लेट्स से एक थ्रेड में सारे बीट्स होता है ना, तो उनको एक साथ बांध के रखना, वैसे ही कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखता है। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक कॉफी कंपनी है, वो ब्राजील से बीन्स इंपोर्ट करती है, रोस्टिंग जर्मनी में होती है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ अमेरिका में। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि बीन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से टाइमली शिप हो, रोस्टिंग शेड्यूल और पैकेजिंग मार्केट डिमांड के हिसाब से हो, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल लॉन्च अलाइंड हो। या फिर सिमिलरली हम देख सकते हैं वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग के केस में कि अगर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, देन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए यूरोप में और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए यूएसए में, तो इन सभी जगह कोऑर्डिनेशन करना इंश्योर करना होता है कि ट्रायल्स का रिजल्ट टाइमली शेयर हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग कंट्रीज के लिए मीट हो और प्रोडक्शन और शिपमेंट ग्लोबल लॉन्च शेड्यूल के हिसाब से हो। So this is about the coordination, and so with this we came to the end of this session. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी फीडबैक या सजेशंस कमेंट
में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट ला सकें। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।